तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की ये वीडियो बड़ी खास रहने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक नेचुरल डॉक्यूमेंट्री, एक तरह से मूवी के बारे में, जो कि हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिली है। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री डायनासोर्स के ऊपर है और सारी कुछ जो एक तरह से नेचुरल तरीके से जो हुआ था डायनासोर के बारे में, सारी कुछ चीज़ें इससे डॉक्यूमेंट्री में बताई गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द डायनासोर एक अमेरिकी टेलीविजन प्रकृति वृत्तचित्र लघु श्रृंखला है जिसका निर्माण एम्बलिन डॉक्यूमेंट्रीज और सिल्वरबैक फिल्म्स ने किया है। स्टीवन स्पीलबर्ग इसके कार्यकारी निर्माता है और मॉर्गन फ्रीमैन ने इसका वर्णन किया है। 4 भागों वाली ये श्रृंखला ट्राइसिक काल में डायनासोर के उद्भव से लेकर क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्तीकरण घटना में उनके विलुप्त होने तक के इतिहास पर केंद्रित है। लाइफ ऑन आवर प्लैनेट 2023 की अगली कड़ी के रूप में ये श्रृंखला 6 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। उत्पादन मई 2024 में सिल्वरबैक फिल्म्स ने पहली बार घोषणा की कि लाइफ ऑन आवर प्लैनेट का अगला संस्करण एक 4 भाग वाली मिनी सीरीज होगी, जो उसी प्रोडक्शन टीम द्वारा 170 मिलियन वर्षों में फैले डायनासोर के उदय और पतन पर केंद्रित होगी। श्रृंखला का शीर्षक पहली बार जनवरी 2026 में सामने आया और श्रृंखला की रिलीज तिथि अस्थायी रूप से 2026 की पहली तिमाही में निर्धारित की गई थी। 5 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स ने श्रृंखला का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया, जिसे लाइफ ऑन आवर प्लैनेट के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रचारित किया गया था। एपिसोड नहीं, शीर्षक, निर्देशक, मूल रिलीज तिथि 1 उठना, निक स्कूलिंगिन, जॉर्डन। 6 मार्च 2026, 66 मिलियन वर्ष पूर्व, मेसोजोइक युग के अंत में एक नर पैकीसेफालोसॉरस, हेड्रोसॉरस, एडमोंटोसॉरस एनेक्टेंस के झुंड के बीच से होते हुए मादाओं के समूह में वापस जाने की कोशिश करता है। इस दौरान उसका सामना एक युवा प्रतिद्वंद्वी नर से होता है, जिसे बाद में एक टायरानोसॉरस रेक्स मार देता है। कहानी 235 मिलियन वर्ष पूर्व, त्रियासिक काल के दौरान बंजर महाद्वीप पेंजिया पर डायनासोरों की उत्पत्ति से शुरू होती है। तट पर जीवन अभी भी फल फूल रहा था, जिसमें राइनकोसॉर, हाइपरोडापेडन, टेनिस्ट्रोफियस और लुपेरोसुचस जैसे विचित्र सरीसृप शामिल थे। एक नवजात मादा मारासुचस सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहने में कामयाब रही, जिससे डायनासोर वंश का भविष्य सुनिश्चित हुआ। कार्नियन वर्षा काल ने पेंजिया को घने जंगलों से ढक दिया और राइनकोसॉर अनुकूलन करने में विफल रहे। 215 मिलियन वर्ष पूर्व तक प्लेटोसॉरस जैसे बड़े शाकाहारी डायनासोर फल फूल रहे थे। हालांकि प्रोकॉम्पसोग्नाथस जैसे मांसाहारी अभी भी छोटे और कमजोर थे। 201 मिलियन वर्ष पूर्व, एक मादा लिलियन स्टर्नस एक बड़े मांसाहारी संभोग कर रहे टेरोसॉर कैलेस्टिवेंटस का पीछा करती है और उनमें से एक को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उसके द्वारा किया गया शिकार अनजाने में एक राउसूचियन स्मोक वावेल्स्की को आकर्षित करता है, लेकिन जब भूभाग में एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो दोनों अप्रत्याशित रूप से फंस जाते हैं। 2 जीत, जॉलियन सटक्लिफ, 6 मार्च 2026। ट्राइसिक काल के अंत में हुए सामूहिक विलुप्तीकरण के दौरान ज्वालामुखी गतिविधि से धरती प्रदूषित हो गई, लेकिन डायनासोर जीवित रहे। जुरासिक काल की शुरुआत में वल्केनोडॉन और हेटेरोडोंटोसॉरस जैसे नए अत्यधिक विशिष्ट डायनासोर समूहों का उदय हुआ। एक नर डिलोफोसॉरस एक मादा को रिझाने का प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है, जबकि समुद्र में संकट मंडरा रहा होता है। 183 मिलियन वर्ष पूर्व में टोआर्सियन महासागरीय एनॉक्सिक घटना के कारण आए सूखे से मेसोस्पोंडिलस पीड़ित होते हैं। 160 मिलियन वर्ष पूर्व तक डायनासोर विविधता में मेमेंचीसॉरस जैसे लंबी गर्दन वाले विशालकाय, सिनरैप्टर जैसे बड़े मांसाहारी और छोटे पंख वाले एंकियोर्निस शामिल थे। 153 मिलियन वर्ष पूर्व में एलोसॉरस का एक जोड़ा, एक युवा नर और एक वृद्ध, युद्ध में घायल मादा स्टेगोसॉरस का शिकार करते और भोजन की तलाश करते समय आपस में भिड़ जाते हैं। 3 साम्राज्य, एम्बर चेरी ईम्स, 6 मार्च 2026। क्रेटेशियस काल में लगभग 125 मिलियन वर्ष पूर्व
सुदूर उत्तर में भीषण ठंड पड़ रही थी। सौरोपॉड डोंगबीटिटन का एक झुंड दक्षिण की ओर पलायन कर रहा था। तभी एक नर यूटिरानस ने उन पर हमला कर दिया। जैसे जैसे जलवायु में फिर से गर्मी आई, एक गाइड्राको का सामना नए विकसित उड़ान क्षमता वाले डायनासोरों के एक क्षेत्रीय झुंड से हुआ। प्रारंभिक पक्षी लॉन्गिप्टेरिक्स। वनस्पति में फूलों के पौधों के उदय के साथ एक और गहरा परिवर्तन हुआ। स्टेगोसौर यान बिलोंग की अंतिम प्रजाति कांटों से भरी दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक एंकिलोसॉरियन पेलोरोप्लाइट्स बेहतर ढंग से जीवित रहा और मिलन की पुकार के माध्यम से एक साथी प्राप्त किया। बढ़ते समुद्री जल स्तर ने नए अनुकूलन को जन्म दिया। हार्टेक द्वीप पर एक मादा हेडजेगॉप्टेरिक्स द्वीपीय बौने सौरोपॉड मैगैरोसॉरस का शिकार कर रही थी। एक मादा स्पिनोसॉरस उथले पानी में गई और शार्क को पकड़ने के लिए चारा का इस्तेमाल किया। अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप में डायनासोर पाए जाते हैं, हालांकि अंतरिक्ष में खतरा मंडरा रहा है। 4 गिरना। डैरेन विलियम्स 6 मार्च 2026। 75 मिलियन वर्ष पूर्व एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने की दिशा में आगे बढ़ता है। समुद्र में जीवन के लिए अत्यधिक अनुकूलित डायनासोर विलुप्त पक्षी हेस्पेरोर्निस उत्तरी अमेरिका को विभाजित करने वाले उथले समुद्र में मछलियां पकड़ता है। लेकिन मोसासॉरस टाइलोसॉरस लगातार खतरा बने रहते हैं। उत्तर में एक मादा हेड्रोसौर एडमोंटोसॉरस रेगैलिस अपने घोंसले की रक्षा एक हमलावर टेरोसौर अरमबर्गियानिया से करती है। 66 मिलियन वर्ष पूर्व एंकिलोसॉरस पैकीसेफालोसॉरस और ट्राइसेराटॉप्स जैसे डायनासोर शक्तिशाली रक्षात्मक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। एक मादा टायरेनोसॉरस रेक्स एक एंकिलोसॉरस को अपनी चतुराई से हरा देती है और उसके शव को अपने घोंसले में खींचकर अपने बच्चों को खिलाती है। अपने लंबे इतिहास और महान सफलता के बावजूद डायनासोर उस समय विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाते हैं जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह मैक्सिको की खाड़ी से टकराता है। भूकंप, जंगल की आग, दम घोटने वाली धूल और भीषण शीतकाल ने गैर पक्षी डायनासोरों का सफाया कर दिया। लेकिन जीवाश्म विज्ञान के मानवीय प्रयासों ने उनके जीवाश्मों को उजागर किया है और ये खुलासा किया है कि कुछ डायनासोर अभी भी जीवित हैं। पक्षी। स्टीवन एलन स्पीलबर्ग, जन्म 18 दिसंबर 1946, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। न्यू हॉलीवुड युग के एक प्रमुख व्यक्ति और आधुनिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के जनक। स्पीलबर्ग को सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है और वे सर्वकालिक सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म निर्देशक हैं। अन्य सम्मानों के अलावा उन्हें 3 अकादमी पुरस्कार, 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 4 बाफ्टा पुरस्कार, 12 एमी पुरस्कार, 1 टोनी पुरस्कार और 1 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। साथ ही 1995 में AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में मानद नाइटहुड, 2006 में कैनेडी सेंटर ऑनर, 2009 में सेसिल बी डेमिल अवार्ड, 2015 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और 2023 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट से सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स के अनुसार वो सबसे धनी हस्ती हैं। वो ईजीओटी का दर्जा हासिल करने वाले 22 लोगों में से एक हैं। स्पीलबर्ग का जन्म सिंसिनाटी, ओहियो में हुआ था और वे फीनिक्स, एरिजोना में पले बढ़े। वे कैलिफोर्निया चले गए और कॉलेज में फिल्म का अध्ययन किया। नाइट गैलरी और कोलंबो सहित टेलीविजन के लिए कई एपिसोड निर्देशित करने के बाद उन्होंने टेलीविजन फिल्म ड्यूअल 1971 का निर्देशन किया, जिसे बैरी डिलर ने अनुमोदित किया था। उन्होंने द शुगरलैंड एक्सप्रेस 1974 से अपने थिएटर करियर की शुरुआत की और इसी के साथ संगीतकार जॉन विलियम्स के साथ उनका दशकों लंबा सहयोग भी शुरू हुआ, जिनके साथ उन्होंने अपनी 5 फिल्मों को छोड़कर बाकी सभी फिल्मों में काम किया है। वे ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर जॉज 1975 से घर घर में प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने लगातार क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड 1977, ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982 और मूल इंडियाना जोन्स त्रयी 1981-1989 जैसी प्रशंसित मनोरंजक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने द कलर पर्पल 1985 और एम्पायर ऑफ द सन 1987 में भी नाटकीय शैली का प्रयोग किया। 1993 में स्पीलबर्ग ने लगातार 2 हिट फिल्मों का निर्देशन किया। विज्ञान कथा फिल्म जुरासिक पार्क, जो उस समय तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी,
और ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म शिंडलर्स लिस्ट, जिसे अक्सर अब तक की महानतम फिल्मों में से एक माना जाता है। उन्होंने शिंडलर्स लिस्ट के साथ-साथ द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित महाकाव्य फिल्म सेविंग प्राइवेट रायन 1998 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का एकेडमी पुरस्कार जीता। स्पीलबर्ग ने तब से विज्ञान कथा फिल्में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2001, माइनॉरिटी रिपोर्ट 2002, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005 और रेडी प्लेयर वन 2018, ऐतिहासिक ड्रामा फिल्में अमिस्टेड 1997, म्यूनिख 2005, वॉर हॉर्स 2011, लिंकन 2012, ब्रिज ऑफ स्पाइस 2015 और द पोस्ट 2017। कॉमेडी फिल्में कैच मी इफ यू कैन 2002 और द टर्मिनल 2004। एनिमेटेड फिल्म द एडवेंचर्स ऑफ टिनिटिन 2011 का निर्देशन किया है। संगीतमय फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी 2021 और पारिवारिक ड्रामा द फेबलमैन्स 2022। स्पीलबर्ग ने एम्बलिन एंटरटेनमेंट और ड्रीम वर्क्स पिक्चर्स की सह-स्थापना की और उन्होंने कई सफल फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं के निर्माता के रूप में काम किया है, जिनमें पोल्टरजिस्ट 1982, ग्रेमलिन 1984, बैक टू द फ्यूचर 1985, एन अमेरिकन टेल 1980, हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट 1988, एनीमैनियक्स 1993, फ्रीकाजॉइड 1995, ट्विस्टर 1986, बैंड ऑफ ब्रदर्स 2001 और ट्रांसफॉर्मर्स 2007 वर्तमान शामिल हैं। स्पीलबर्ग की कई कृतियों को इतिहास की महानतम फिल्मों में गिना जाता है और कुछ अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हैं। उनकी 7 फिल्मों को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। 2013 में टाइम ने उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया और 2023 में स्पीलबर्ग को अमेरिका में पहला टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला। प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और प्रारंभिक करियर। स्पीलबर्ग का जन्म 18 दिसंबर 1946 को सिंसिनाटी, ओहियो में हुआ था। वे 4 बच्चों में सबसे बड़े और इकलौते बेटे थे। उनकी मां लिया एडलर नी पॉसनर एक कॉन्सर्ट पियानो वादक थीं और एक कोशेर डेयरी रेस्टोरेंट चलाती थीं, और उनके पिता अर्नोल्ड एक विद्युत अभियंता थे जो कंप्यूटर के विकास में शामिल थे। उनका तत्काल परिवार रिफॉर्म यहूदी ऑर्थोडॉक्स यहूदी था। स्पीलबर्ग के दादा दादी यूक्रेन के यहूदी थे। उनकी दादी रेबेका नी चेचिक सुडिल्किव से थीं और उनके दादा शैमुएल स्पीलबर्ग कामियानेट्स पोडिल्स्की से थे। स्पीलबर्ग की 3 छोटी बहनें हैं, एनी, सू और नैन्सी। सिंसिनाटी में उनके घर पर उनकी दादी होलोकॉस्ट पीड़ितों को अंग्रेजी पढ़ाती थीं। बदले में उन्होंने उन्हें संख्याएं सिखाईं। एक व्यक्ति, मैं विशेष रूप से उसके हाथों पर गुदे हुए अंकों को देखता रहता था। वह शुरू हुआ, आप जानते हैं, जब खाने के ब्रेक के दौरान, जब सब लोग खाना खा रहे थे और पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो वह अंकों की ओर इशारा करता था और वह कहता था, ये 2 है और ये 4 है। फिर वह कहता था, और ये 8 है और वह 1 है, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने कहा, और ये 9 है। फिर उसने अपनी बाह को मोड़ा और उल्टा किया और कहा, और देखो, ये 6 बन जाता है। ये जादू था। और अब ये 9 है और अब ये 6 है और अब ये 9 है और अब ये 6 है। और वास्तव में इसी तरह मैंने पहली बार अंक सीखे। उस सब की विडंबना और उस पाठ का उपहार मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैं बहुत बड़ा नहीं हो गया। 1955 में उनके पिता को आरसीए द्वारा नौकरी पर रखे जाने के बाद उनका परिवार हेडन टाउनशिप, न्यू जर्सी में चला गया। स्पीलबर्ग ने 1953 से 1957 तक रब्बी एल्बर्ट एल लुइस द्वारा पढ़ाए जाने वाले हिब्रू स्कूल में पढ़ाई की। 1957 की शुरुआत में परिवार फीनिक्स, एरिजोना चला गया। स्पीलबर्ग ने 13 वर्ष की आयु में बार मिट्ज़वा समारोह किया। उनका परिवार आराधनालय से जुड़ा हुआ था और उनके कई यहूदी मित्र थे। हॉलोकॉस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि उनके माता पिता इसके बारे में हर समय बात करते थे, इसलिए ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। उनके पिता ने हॉलोकॉस्ट में 16 से 20 रिश्तेदारों को खो दिया था। स्पीलबर्ग को अपनी विरासत को स्वीकार करना मुश्किल लगा। उन्होंने कहा, ये ऐसी बात नहीं है जिसे मैं स्वीकार करना पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं 7, 8, 9 साल का था, भगवान मुझे माफ करे, मुझे शर्म आती थी क्योंकि हम रूढ़िवादी यहूदी थे।
मुझे अपने माता पिता के यहूदी रीति रिवाजों के बाहरी नज़रिए से शर्म आती थी। मुझे यहूदी होने पर कभी सच में शर्म नहीं आई, लेकिन कभी कभी मैं असहज महसूस करता था। स्पीलबर्ग यहूदी विरोधी भावना का शिकार हुए। हाई स्कूल में मुझे थप्पड़ और लात मारी गई। 2 बार नाक से खून निकला। ये भयानक था। किशोरावस्था के दौरान जब उनका परिवार कई मोहल्लों में रहने लगा और खुद को वहां एकमात्र यहूदी पाया, तो उन्होंने धीरे धीरे यहूदी धर्म का पालन कम कर दिया। स्पिलबर्ग को याद है कि उनके माता पिता उन्हें सेसिल बी डेमिल की फिल्म द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ 1952 दिखाने ले गए थे। उन्होंने इससे पहले कभी कोई फिल्म नहीं देखी थी और उन्हें लगा कि वे उन्हें सर्कस ले जा रहे हैं। फिल्म में दिखाए गए ट्रेन हादसे से वे बहुत डर गए थे और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी लियोनेल ट्रेनों से उस हादसे को दोहराया और उसका वीडियो बनाया। वे याद करते हैं, ट्रेनें गोल गोल घूमती रहीं और थोड़ी देर बाद ये उबाऊ हो गया। मेरे पास एक 8 मिलीमीटर का कैमरा था और मैंने उससे एक ट्रेन दुर्घटना का दृश्य बनाया और उसका वीडियो बनाया। ट्रेनों के लिए ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर मैं फिल्म को कई अलग अलग तरीकों से काट छांट कर बार बार देख सकता था। ये उनकी पहली होम मूवी थी। 1958 में वे बॉय स्काउट बने और अंततः ईगल स्काउट का पद प्राप्त किया। उन्होंने 9 मिनट की 8 मिलीमीटर की वेस्टर्न फिल्म द लास्ट गनफाइट बनाकर फोटोग्राफी मेरिट बैच की आवश्यकता पूरी की। स्पीलबर्ग ने अपने पिता के मूवी कैमरे का इस्तेमाल शौकिया फीचर फिल्में बनाने के लिए किया और हर स्काउट यात्रा पर कैमरा साथ ले जाने लगे। 13 साल की उम्र में स्पीलबर्ग ने अपने सहपाठियों के साथ 40 मिनट की एक युद्ध फिल्म एस्केप टू नोवेयर बनाई। इस फिल्म ने राज्यव्यापी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। अपनी किशोरावस्था के शुरुआती दौर में और हाई स्कूल में प्रवेश करने के बाद स्पीलबर्ग ने लगभग 15 से 20 8 मिमी एडवेंचर फिल्में बनाईं। उन्हें याद है कि मेरे पिताजी मुझे द्वितीय विश्व युद्ध की कहानियां लगातार सुनाते रहते थे। मुझे पता था मेरे पिताजी और उनके दोस्तों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताई गई कहानियों के आधार पर कि युद्ध में कोई गौरव नहीं होता और ये कुरूप और क्रूर था। ये आप जानते हैं, देखने में बेहद भयावह था। इसलिए मैंने सोचा, अगर मैं कभी सचमुच कोई युद्ध फिल्म बनाऊं तो वो ऐसी होनी चाहिए जो उन 17, 18, 19 साल के लड़कों के अनुभवों की सच्चाई बताए जिन्होंने ओमाहा बीच पर धावा बोला था। फिनिक्स में स्पीलबर्ग हर शनिवार को स्थानीय थिएटर जाते थे। उनकी प्रारंभिक फिल्मों में विक्टर फ्लेमिंग की कैप्टन्स करेजियस 1937, वॉल्ट डिज्नी की पिनोचियो और फैंटेसिया दोनों 1940s, अकीरा कुरोसावा की रशोमोन 1950s और द सेवन समुराई 1954, इशिरो होंडा की गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स 1956, डेविड लीन की ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई 1957 और लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962। वो फिल्म जिसने मुझे मेरी यात्रा पर प्रेरित किया, एल्फ्रेड हिचकॉक की द बर्ड्स 1963 और स्टैनली कुब्रिक की डॉक्टर स्ट्रेंजेलोव 1964 और 2001 अ स्पेस ओडिसी 1968। मैं अभी भी उस एड्रेनालाइन के सहारे जी रहा हूं जो मैंने पहली बार उस फिल्म को देखते हुए अनुभव किया था। उन्होंने 1968 में 3 साल तक अर्काडिया हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1963 में उन्होंने 140 मिनट की एक विज्ञान कथा फिल्म फायरलाइट लिखी और निर्देशित की, जो क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड का आधार बनी। फायरलाइट, जिसका वित्त पोषण मुख्य रूप से उनके पिता ने किया था, एक स्थानीय थिएटर में एक शाम के लिए दिखाई गई और अपने $500 के बजट के मुकाबले $501 की कमाई की। यूनिवर्सल स्टूडियोज के लिए टूर बस लेने के बाद एक कार्यकारी अधिकारी के साथ आकस्मिक बातचीत के कारण स्पीलबर्ग को परिसर में 3 दिन का पास मिल गया। चौथे दिन वो बिना पास के स्टूडियो के गेट पर पहुंच गए और सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया। मैंने अगले 2 महीने यूनिवर्सल स्टूडियोज में ही बिताए। इस तरह मैं उस गर्मी में एक अनौपचारिक प्रशिक्षु बन गया। बाद में उनका परिवार साराटोगा कैलिफोर्निया चला गया, जहां उन्होंने साराटोगा हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1 साल बाद उनके माता पिता का तलाक हो गया। स्पीलबर्ग अपने पिता के साथ रहने के लिए लॉस एंजलिस चले गए, जबकि उनकी 3 बहनें और मां साराटोगा में ही रहीं। उन्हें याद है, जब मैं 15 या 16 साल का था तब मेरे माता पिता अलग हो गए और मुझे एक खास दोस्त की ज़रूरत थी
और मुझे अपनी कल्पना का सहारा लेकर ऐसी जगहों पर जाना पड़ा जहां मुझे अच्छा लगता था। इससे मुझे अपने माता-पिता की समस्याओं से उबरने में मदद मिली और इसी से हमारा पूरा परिवार टूट गया। और उस समय के बारे में सोचते हुए मैंने सोचा, एक अलौकिक पात्र माता-पिता के अलग होने के दर्द को दूर करने के लिए एकदम सही माध्यम होगा। उन्हें याद है कि उनकी माँ का व्यक्तित्व बेहद साहसिक था। हम उन्हें हमेशा पीटर पैन की तरह देखते थे, एक ऐसा बच्चा जो कभी बड़ा नहीं होना चाहता था, और वो खुद को भी कुछ इसी तरह देखती थीं। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने अपने 97 वर्षों में कई बचपन जिए। उन्हें अकादमिक पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वे सिर्फ फिल्म निर्माता बनना चाहते थे। उन्होंने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के फिल्म स्कूल में आवेदन किया, लेकिन उनके औसत दर्जे के अंकों के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच में आवेदन किया और दाखिला लिया, जहां वे थीटा ची बिरादरी के सदस्य बन गए। 1968 में यूनिवर्सल ने स्पीलबर्ग को 26 मिनट की 35 मिलीमीटर फिल्म एम्बलिन को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए लिखने और निर्देशित करने का अवसर दिया। स्टूडियो के उपाध्यक्ष सिडनी शाइनबर्ग प्रभावित हुए और उन्होंने स्पीलबर्ग को 7 साल का निर्देशन अनुबंध दिया। 1 साल बाद उन्होंने यूनिवर्सल के लिए टेलीविजन प्रोडक्शन का निर्देशन शुरू करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया, जिससे वे एक प्रमुख हॉलीवुड स्टूडियो के साथ दीर्घकालिक योजना पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे कम उम्र के निर्देशक बन गए। स्पीलबर्ग 2002 में लॉन्ग बीच लौट आए, जहां उन्होंने फिल्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कला स्नातक की उपाधि पूरी करने के लिए शिंडलर की सूची प्रस्तुत की। उन्हें अपने पसंदीदा फिल्म निर्माताओं में से एक जॉन फोर्ड के साथ हुई एक महत्वपूर्ण मुलाकात याद आती है, जिन्होंने कहा था, तो लोग मुझसे कहते हैं कि तुम एक चित्रकार बनना चाहते हो। क्या तुमने ऑफिस के आसपास की वो पेंटिंग्स देखी हैं? स्पीलबर्ग ने कहा कि उन्होंने देखी हैं। जॉन फोर्ड ने एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्षितिज कहाँ है? स्पीलबर्ग ने कहा कि वो ऊपर है। फोर्ड ने उनसे दूसरी पेंटिंग में पूछा कि वो कहाँ है। स्पीलबर्ग ने कहा कि वो नीचे है। फोर्ड ने कहा, जब तुम फ्रेम के नीचे या ऊपर क्षितिज की कला को पहचान सको, लेकिन फ्रेम के ठीक बीच से न गुजरते हुए, जब तुम समझ सको कि वो ऊपर क्यों है और नीचे क्यों है, तो तुम एक बहुत अच्छे चित्रकार बन सकते हो। आजीविका। ये अनुभाग पढ़ने और समझने में बहुत लंबा हो सकता है। जब ये टैग जोड़ा गया था, तब इसकी पठनीय गद्य की लंबाई 6600 शब्द थी। सामग्री को उपलेखों में विभाजित करने, संक्षिप्त करने या उपशीर्षक जोड़ने पर विचार करें। कृपया इस मुद्दे पर लेख के वार्ता पृष्ठ पर चर्चा करें। फरवरी 2026। 1969-1974 टेलीविजन कार्य और फिल्म में पदार्पण। स्पीलबर्ग ने रॉड सर्लिंग द्वारा लिखित और जॉन क्रॉफर्ड अभिनीत फिल्म नाइट गैलरी 1959 के एक भाग आइस से अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की। शुरुआत में क्रॉफर्ड और स्टूडियो के अधिकारियों को स्पीलबर्ग के अनुभवहीन होने पर संदेह था। स्पीलबर्ग द्वारा उन्नत कैमरा तकनीक को अपनाने के प्रयासों के बावजूद स्टूडियो के अधिकारियों ने अधिक सरल दृष्टिकोण की मांग की। उनके शुरुआती योगदानों को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जिसके कारण स्पीलबर्ग ने कुछ समय के लिए स्टूडियो के काम से दूरी बना ली। स्पीलबर्ग के साथ अपने सहयोग पर विचार करते हुए क्रॉफर्ड ने उनकी क्षमता को पहचाना और उनकी अद्वितीय सहज प्रेरणा की सराहना की। उन्होंने स्पीलबर्ग को लिखे एक पत्र में उनकी प्रतिभा के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की और सर्लिंग को भी अपनी सहमति दी। क्रॉफर्ड के समर्थन ने उनके अनुभव को लेकर शुरुआती झिझक के बावजूद हॉलीवुड में स्पीलबर्ग की शुरुआती पहचान को उजागर किया। 1970 के दशक की शुरुआत में स्पीलबर्ग ने अपनी कम बजट वाली फिल्मों के लिए वित्त पोषण जुटाने की असफल कोशिश की। उन्होंने मार्कस वेल्बी, एमडी, द नेम ऑफ द गेम, कोलंबो, ओवन मार्शल, काउंसलर एट लॉ और द साइकियाट्रिस्ट के लिए टेलीप्ले का सहलेखन और निर्देशन किया। कोलंबो का वो एपिसोड जिसका उन्होंने निर्देशन किया, शो का पहला गैर पायलट एपिसोड मर्डर बाय द बुक था। हालांकि अपने काम से असंतुष्ट स्पीलबर्ग ने अपनी तकनीकों के साथ प्रयोग करने और फिल्म निर्माण के बारे में सीखने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। उन्हें अच्छी समीक्षाएं मिलीं और निर्माताओं को प्रभावित किया। उनकी आय स्थिर हो गई और वे लॉरेल कैनियन, लॉस एंजलिस में रहने लगे। प्रभावित होकर यूनिवर्सल ने स्पीलबर्ग को 4 टेलीविजन फिल्मों के लिए अनुबंधित किया। पहली फिल्म थी ड्यूएल 1971,
जो रिचर्ड मैथेसन की इसी नाम की लघु कहानी पर आधारित थी, जिसमें एक सेल्समैन टेनिस वीवर का पीछा एक मनोरोगी टैंकर ट्रक चालक द्वारा राजमार्ग पर किया जाता है। फिल्म की गुणवत्ता को देखते हुए अधिकारियों ने इसे टेलीविजन पर प्रचारित करने का निर्णय लिया। समीक्षाएं सकारात्मक रहीं और यूनिवर्सल ने स्पिलबर्ग से और दृश्य शूट करने के लिए कहा ताकि ड्यूएल को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सिनेमा घरों में रिलीज किया जा सके। डेविड थॉम्सन लिखते हैं, ये बिल्कुल उचित था क्योंकि ये माध्यम के सबसे आकर्षक सस्पेंस में से एक है। डेनिस वीवर के चरित्र की साधारणता और ट्रक की राक्षसी दुर्भावना एक दूसरे का इस तरह से सामना करती है कि हमें कभी भी काल्पनिक तत्व की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ड्यूएल, जो स्पिलबर्ग की फिल्म निर्देशक के रूप में पहली फिल्म थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने से पहले बैरी डिलर के एबीसी मूवी ऑफ द वीक पर प्रसारित हुई। इसके बाद और भी टीवी फिल्में आईं, समथिंग ईविल 1972 जो सीबीएस पर प्रसारित हुई और सैवेज 1973 जो एनबीसी पर प्रसारित हुई। हालांकि ड्यूएल के विपरीत इन दोनों फिल्मों को सिनेमा घरों में भी प्रदर्शित नहीं किया जा सका। स्पीलबर्ग ने अपनी पहली आधिकारिक फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस 1974 से सिनेमा घरों में कदम रखा, जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ये फिल्म एक विवाहित जोड़े की कहानी थी जो अपने बच्चे को पालक माता-पिता से वापस पाने के लिए भाग रहे थे। इस फिल्म में गोल्डी हॉर्न और विलियम एथर्टन ने अभिनय किया था और ये संगीतकार जॉन विलियम्स के साथ उनके कई सहयोगों में से पहला था। हालांकि फिल्म को 1974 के कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मिला, लेकिन ये व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, जिसका दोष स्पीलबर्ग ने यूनिवर्सल की असंगत मार्केटिंग पर लगाया। फिल्म अमेरिका में 400 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। पॉलिन केल ने लिखा, स्पीलबर्ग अपनी प्रतिभा का उपयोग बहुत ही सहज और अमेरिकी तरीके से करते हैं, हास्य के लिए और अभिनय के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया के लिए। वो निर्देशकों में एक दुर्लभ प्रतिभा हो सकते हैं, एक जन्मजात मनोरंजनकर्ता, शायद नई पीढ़ी के हॉवर्ड हॉक्स। हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा कि एक प्रमुख नए निर्देशक का उदय होने वाला है। 1975-1980 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ स्टारडम। निर्माता रिचर्ड डी ज़ेनक और डेविड ब्राउन ने स्पीलबर्ग पर भरोसा जताया और उन्हें पीटर बेंचली की बेस्ट सेलर किताब पर आधारित थ्रिलर फिल्म जॉज 1975 का निर्देशन करने का मौका दिया। फिल्म में एक विशाल सफेद शार्क एक ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट शहर में समुद्र तट पर घूमने वालों पर हमला करती है, जिसके बाद पुलिस प्रमुख मार्टिन ब्रॉडी, रॉय शाइडर, एक समुद्री जीव विज्ञानी रिचर्ड ड्रेफिस और एक अनुभवी शार्क शिकारी रॉबर्ट शॉ की मदद से उसका पीछा करते हैं। जॉज खुले समुद्र में शूट की गई पहली फिल्म थी, इसलिए शूटिंग मुश्किल साबित हुई, खासकर जब यांत्रिक शार्क में खराबी आ गई। शूटिंग का शेड्यूल 100 दिन आगे बढ़ गया और यूनिवर्सल ने प्रोडक्शन रद्द करने की धमकी दी। उम्मीदों के विपरीत जॉज सफल रही। इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाया और स्पीलबर्ग को घर घर में मशहूर कर दिया। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन वर्ना फील्ड्स, सर्वश्रेष्ठ मौलिक नाटकीय संगीत जॉन विलियम्स और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉबर्ट होइट, रॉजर हेमन, अर्ल मैड्री और जॉन कार्टर के लिए अकादमी पुरस्कार मिले। जॉज 2 बनाने का प्रस्ताव ठुकराने के बाद स्पीलबर्ग और ड्रेफस यूएफओ पर आधारित एक फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड 1977 पर काम करने के लिए फिर से एक साथ आए। स्पीलबर्ग ने बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए 65 मिमी फिल्म का इस्तेमाल किया और एक नए लाइव एक्शन रिकॉर्डिंग सिस्टम का उपयोग किया ताकि रिकॉर्डिंग को बाद में दोहराया जा सके। उन्होंने अपने पसंदीदा निर्देशकों में से एक फ्रैंकोइस ट्रूफोर्ट को वैज्ञानिक क्लाउड लेकोम्बे की भूमिका में लिया और विशेष प्रभाव विशेषज्ञ डगलस ट्रम्बल के साथ काम किया। ये स्पीलबर्ग और संपादक माइकल कान के बीच कई सहयोगों में से पहला था। स्पीलबर्ग द्वारा लिखित और निर्देशित दुर्लभ फिल्मों में से एक क्लोज एनकाउंटर्स फिल्म देखने वालों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई और इसने सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी विल्मॉस जिग्समॉन्ड और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव संपादन फ्रैंक वॉर्नर के लिए अकादमी पुरस्कार जीते। स्टैनली कॉफमैन ने लिखा, मैंने न्यूयॉर्क में क्लोज एनकाउंटर्स का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन देखा और अधिकांश दर्शक अंत में क्रेडिट्स को लंबे समय तक देखने के लिए रुके रहे। एक तो क्रेडिट्स के नीचे विशाल अंतरिक्ष यान तारों की ओर लौट रहा था, दूसरा वे इस फिल्म को छोड़ना ही नहीं चाहते थे।
तीसरा, ऐसा लग रहा था कि वे उन कई नामों के महत्व को समझ रहे थे जो उन्होंने अभी अभी देखी थी। कॉफमैन ने इसे 1968 से 1977 तक की सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी फिल्मों की अपनी सूची में पहले स्थान पर रखा। क्लोज एनकाउंटर्स की समीक्षा करते हुए कैल ने स्पीलबर्ग को फिल्मों के युग का जादूगर कहा। उनकी अगली निर्देशित फिल्म 1941 1949 थी, जो रॉबर्ट जेमेकिस और बॉब गेल द्वारा लिखित एक एक्शन कॉमेडी थी। ये फिल्म पर्ल हार्बर पर हमले के बाद जापानी आक्रमण की तैयारी कर रहे कैलिफोर्निया वासियों के बारे में थी। स्पीलबर्ग कॉमेडी करने को लेकर थोड़ा झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें इस शैली में पहले कोई अनुभव नहीं था। यूनिवर्सल और कोलंबिया ने फिल्म के सह वित्त पोषण पर सहमति जताई। 1941 ने रिलीज होने पर दुनिया भर में 92.4 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की, लेकिन अधिकांश आलोचकों और स्टूडियो प्रमुखों ने इसे नापसंद किया। चार्ल्स चैपलिन ने 1941 को पिछले बड़े तेल रिसाव के बाद से सबसे स्पष्ट बर्बादी बताया, जिससे ये कुछ हद तक मिलती जुलती है। 1981-1992 स्थापित फिल्म निर्माता स्पीलबर्ग ने रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क 1981 से का निर्देशन किया, जिसकी पटकथा लॉरेंस कैसडन ने जॉर्ज लूकस और फिलिप कॉफमैन की कहानी पर आधारित लिखी थी। उन्होंने इसे 1930 और 1940 के दशक के धारावाहिकों को श्रद्धांजलि माना। इसमें हैरिसन फोर्ड ने इंडियाना जोन्स और करेन एलन ने मैरियन रेवेनवुड की भूमिका निभाई। ला रोशेल, हवाई, ट्यूनीशिया और एल्स्ट्री स्टूडियो, इंग्लैंड में फिल्माई गई शूटिंग कठिन थी, लेकिन स्पीलबर्ग ने कहा कि इससे उन्हें अपनी व्यावसायिक कुशलता को निखारने में मदद मिली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन नॉर्मन रेनॉल्ड्स, लेस्ली डिले और माइकल डी फोर्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन माइकल कान, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि बिल वर्नी, स्टीव मैस्लो, ग्रेग लैंडेकर और रॉय चारमैन, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन बेन बर्ट और रिचर्ड एल एंडरसन के लिए अकादमी पुरस्कार जीते, और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव रिचर्ड एडलंड, किट वेस्ट, ब्रूस निकोलसन और जो जॉन्स्टन। रोजर एबर्ट ने लिखा, रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क एक अलौकिक अनुभव है, एक शानदार कल्पना और तेज गति वाली फिल्म जो आपको पहले ही शॉट में पकड़ लेती है, आपको अविश्वसनीय रोमांच की एक श्रृंखला से गुजारती है और 2 घंटे बाद आपको वास्तविकता में वापस ले आती है। सांस फूल रही होती है, चक्कर आ रहा होता है, थका हुआ होता है और आपके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान होती है। रेडर्स इंडियाना जोन्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म थी। व्हाइट हाउस में रोनाल्ड रीगन और नैन्सी रीगन स्पीलबर्ग के साथ। स्पीलबर्ग ने ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल 1982 के साथ विज्ञान कथा शैली में वापसी की। ये एलियट हेनरी थॉमस नामक एक युवा लड़के की कहानी है जो एक ऐसे एलियन से दोस्ती करता है जिसे उसके साथी गलती से पीछे छोड़ गए थे और जो घर लौटने की कोशिश कर रहा है। स्पीलबर्ग ने स्टोरी बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया ताकि उनका निर्देशन अधिक सहज हो सके, और उन्होंने लगभग क्रम से ही शूटिंग की ताकि अभिनेताओं का अभिनय प्रामाणिक लगे, क्योंकि वे ईटी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते और उसे अलविदा कहते थे। रिचर्ड कोरलिस ने लिखा, ये 1982 के कान फिल्म महोत्सव की समापन रात का आकर्षण था, एक ऐसा मंच जो भावुकता के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अंत में जब उस छोटे जीव ने विदाई ली और जूल्स वॉन जैसे अंतरिक्ष यान ने धरती छोड़ी, तो दर्शक भी उसी तरह उत्साहित हो गए। दर्शकों की बच्चों जैसी तालियां सुनाई दीं, उनके मन में उत्साह का संचार हुआ। ये परमानंद था जिसे श्रव्य और स्पर्शनीय बनाया गया था। स्पीलबर्ग ने कैमरे और कठपुतली अंतरिक्ष यात्री की गतिविधियों को युवा हेनरी थॉमस के तरसते चेहरे में व्यक्त भावनाओं, जिसे प्रेम ही कहा जा सकता है, के साथ निर्देशित किया। ईटी टाइम के मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट बनने वाला पहला फिल्म चरित्र था। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर ये छोटा जीव, ये प्यारी फिल्म जीत जाती। रोनाल्ड और नैन्सी रीगन के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी जो अंत तक भावुक हो गए थे। ईटी ने दुनिया भर में $700 मिलियन की कमाई की। इसने 4 अकादमी पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत जॉन विलियम्स, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि रॉबर्ट नोटसन, रॉबर्ट ग्लास, डॉन डिगिरोलाम और जीन कैंटामेसा, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि संपादन चार्ल्स एल कैम्बल और बेन बर्ट, और सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव
कार्लो रामबाल्डी, डेनिस मुरेन और केनेथ एफ स्मिथ। केल ने ईटी के बारे में लिखा, उसकी आवाज़ प्राचीन और अलौकिक है, लेकिन दोस्ताना और हास्यपूर्ण भी है। और ये खुरदरा झुर्रीदार छोटा आदमी जिसकी बड़ी बड़ी दूर दूर भावपूर्ण आंखें और एक जैक इन द बॉक्स जैसी गर्दन है, इतनी खूबसूरती से गढ़ा गया है कि वो हमारा भी दोस्त बन जाता है। जब वो घर जाने की अपनी तड़प की बात करता है तो दर्शक भी इलियट की तरह दुखी हो जाते हैं। स्पीलबर्ग ने दर्शकों में से कुछ लोगों और न केवल बच्चों द्वारा बहाए गए आंसुओं को अर्जित किया है। सचमुच मंत्रमुग्ध कर देने वाली फिल्में लगभग उतनी ही दुर्लभ हैं जितनी कि अलौकिक आगंतुक। स्पीलबर्ग ने पोल्टरजिस्ट टोबे हूपर 1982 का सहलेखन और निर्माण किया, जो ईटी के साथ उसी गर्मी में रिलीज हुई थी। जॉन लैंडिस के साथ उन्होंने एंथोलॉजी फिल्म ट्वाइलाइट जोन द मूवी 1983 का सह निर्माण किया, जिसमें उन्होंने किक द कैन सेगमेंट में योगदान दिया। स्पीलबर्ग और चंद्रन रुत्नाम श्रीलंका में इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम की शूटिंग के दौरान उनकी अगली फीचर फिल्म रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क की प्रीक्वल इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम 1984 थी। लूकास और फोर्ड के साथ फिर से काम करते हुए फिल्म की शूटिंग संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका और चीन में हुई थी। ये फिल्म अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक गंभीर थी और इसके परिणाम स्वरूप PG-13 रेटिंग का निर्माण हुआ, क्योंकि कुछ सामग्री को 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुपयुक्त माना गया था। स्पीलबर्ग ने बाद में कहा कि वो टेम्पल ऑफ डूम से नाखुश थे क्योंकि इसमें उनके व्यक्तिगत स्पर्श और प्रेम की कमी थी। फिर भी फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट रही। ये ने सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभावों के लिए अकादमी पुरस्कार जीता और इसे ज्यादातर अच्छी समीक्षाएं मिली। केल ने इसे मूल फिल्म से बेहतर बताया और लिखा, स्पीलबर्ग एक जादूगर की तरह हैं, जिनके करतब इतने साहसिक होते हैं कि आपको हंसी आ जाती है। वे एक सुखद अविश्वास का माहौल बनाते हैं। स्टंट जितने अधिक लुभावने और रोमांचक होते हैं, उतने ही मजेदार होते हैं। रोमांच और हंसी को इस तरह से किसी ने नहीं मिलाया है जैसा उन्होंने यहाँ किया है। वे शुरुआती दृश्य में पूरी ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं और बस आगे बढ़ते रहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ये रेडर्स की तुलना में कम ईमानदार थी और कहा, यही इसकी सबसे अच्छी बात है। इस प्रोजेक्ट पर स्पीलबर्ग अपनी भावी पत्नी केट कैपशॉ से मिले, जिन्होंने विली स्कॉट की भूमिका निभाई थी। स्पीलबर्ग ने याद किया, दूसरी फिल्म में मैं और भी बेहतर कर सकता था अगर कहानी अलग होती। मेरे लिए खुद को एक अंधेरे गड्ढे में झोंकना एक अच्छा सीखने का अनुभव था। मैं टेम्पल ऑफ डूम के अंधेरे से बाहर आया और उस महिला के प्रकाश में प्रवेश किया जिससे मैं अंततः शादी करने और परिवार बसाने वाला था। थॉमसन लिखते हैं कि पहली नज़र में 80 के दशक के स्पीलबर्ग एक निर्देशक की तुलना में एक इम्प्रेसारियो या स्टूडियो ज़्यादा लगते हैं। 1984 और 1990 के बीच स्पीलबर्ग ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी एम्बिलिन एंटरटेनमेंट के लिए 19 फीचर फिल्मों में निर्माता या कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। इनमें ग्रैमलिन, जो डांटे 1984, द गूनीज, रिचर्ड डोनर 1985, बैक टू द फ्यूचर, रॉबर्ट जेमेकिस 1985, हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट, जेमेकिस 1988, जो वर्सेस द वोल्केनो, जॉन पैट्रिक शैनली 1990 और अराक्नोफोबिया, फ्रैंक मार्शल 1990 शामिल हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में स्पीलबर्ग ने वार्नर कम्युनिकेशंस के CEO स्टीव रॉस से दोस्ती की, जिसके परिणाम स्वरूप स्पीलबर्ग ने वार्नर ब्रदर्स के लिए फिल्में बनाना शुरू किया। इसकी शुरुआत द कलर पर्पल 1985 से हुई, जो एलिस वॉकर के पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास का रूपांतरण था, जिसमें मंदी के दौर के दक्षिणी अमेरिका में सशक्त अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं की एक पीढ़ी की कहानी थी। ये स्पीलबर्ग की नाटकीय विषय पर बनी पहली फिल्म थी और उन्होंने इस परियोजना को हाथ में लेने के बारे में कुछ हिचकिचाहट व्यक्त की। ये आलोचना का जोखिम है और चरित्र अध्ययन करने की संवेदनशीलता न होने का आरोप लगाया जा सकता है। वूपी गोल्डबर्ग और ओपरा विनफ्रे अभिनीत ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और आलोचकों ने नाटक के क्षेत्र में स्पीलबर्ग के प्रवेश पर ध्यान देना शुरू कर दिया। एबर्ट ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया। फिल्म को 11 अकादमी पुरस्कार नामांकन भी मिले और स्पीलबर्ग में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। फिल्म का निर्माण और संगीत क्विंसी जोन्स ने किया था। जैसे जैसे चीन में आर्थिक सुधार हुए
और उसने अमेरिकी फिल्म उद्योग के लिए अपने द्वार खोले। स्पीलबर्ग ने एम्पायर ऑफ द सन 1988 बनाई, जो 1930 के दशक के बाद शंघाई में शूट की गई पहली अमेरिकी फिल्म थी। ये जेजी बैलार्ड के आत्मकथात्मक उपन्यास का रूपांतरण है, जिसमें जेमी ग्राहम क्रिश्चियन बेल की कहानी है, जो शंघाई में एक धनी ब्रिटिश परिवार का बेटा होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जापानी नज़रबंदी शिविर में युद्धबंदी बन जाता है। डेविड लीन को मूल रूप से निर्देशन करना था और स्पीलबर्ग को निर्माता के रूप में नियुक्त किया गया था। इसे नाटककार टॉम स्टॉपर्ड ने लिखा था और जॉन माल्कोविच ने एक अमेरिकी प्रवासी की भूमिका निभाई थी। रिलीज के समय आलोचकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली थी। आलोचनाएं अतिरंजित कथानक से लेकर स्पीलबर्ग द्वारा बीमारी और भुखमरी को कम करके आंकने तक थीं। हालांकि एंड्रयू सारिस ने इसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया और बाद में इसे दशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया। फिल्म को 6 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के इयान अल्टरमैन का मानना था कि दर्शकों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। स्पीलबर्ग ने याद किया कि एम्पायर ऑफ द सन उनकी सबसे आनंददायक फिल्मों में से एक थी। थॉमसन ने इसे शुद्ध से पूर्ण एक महान कृति और पहला स्पष्ट संकेत बताया कि स्पीलबर्ग, जो एक शोमैन थे, एक कलाकार भी थे। स्पीलबर्ग मार्च 1990 1989 में स्पीलबर्ग रेन मैन का निर्देशन करना चाहते थे, लेकिन अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड का निर्देशन किया। निर्माता लूकस और स्टार फोर्ड इस फिल्म के लिए वापस आए। जेम्स बॉन्ड के लंबे समय से प्रशंसक रहे स्पीलबर्ग ने शॉन कॉनरी को जोन्स के पिता हेनरी जोन्स सीनियर के रूप में कास्ट किया। टेम्पल ऑफ डूम में हिंसा को लेकर शिकायतों के कारण स्पीलबर्ग ने तीसरी किस्त के लिए अधिक पारिवारिक मनोरंजन की ओर रुख किया। लास्ट क्रूसेड को ज्यादातर सकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $474 मिलियन कमाए। ये ईटी के बाद उनकी सबसे बड़ी हिट थी। जीवनीकार जोसेफ मैकब्राइड ने लिखा कि ये स्पीलबर्ग के लिए एक वापसी थी और स्पीलबर्ग ने इंडियाना जोन्स श्रृंखला बनाने से सीखे गए ज्ञान को स्वीकार किया। एबर्ट ने लिखा कि अगर इस फिल्म को देखने के बाद थोड़ी सी भी निराशा होती है, तो इसका कारण यही है कि हमें इस विषय वस्तु के नए लगने का रोमांच फिर कभी नहीं मिलेगा। रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क अब पहले से कहीं अधिक पलायनवादी मनोरंजन के सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मोड़ प्रतीत होता है और वास्तव में स्पीलबर्ग के लिए इसे पूरी तरह से नया बनाना संभव नहीं था। उन्होंने जो किया है वो ये है कि उन्होंने उन्हीं तत्वों में से कई को लिया है और अपनी सारी कला और मनोरंजन की भावना का प्रयोग करके उन्हें एक बार फिर से कारगर बना दिया है और वे सफल भी हुए हैं। 1989 में उन्होंने रिचर्ड ड्रेफस के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म ऑलवेज में फिर से काम किया, जो एक हवाई अग्निशामक की कहानी थी। ये स्पीलबर्ग की बचपन की पसंदीदा फिल्मों में से एक अ गाय नेम्ड जो 1943 का आधुनिक रीमेक है। कहानी उनके लिए व्यक्तिगत थी। उन्होंने कहा, बचपन में मैं बहुत निराश था और शायद मैंने अ गाय नेम्ड जो में अपने माता पिता को देखा। मेरी गर्लफ्रेंड भी कम थी और ये बात मेरे मन में बस गई। स्पीलबर्ग ने 1975 में ही ड्रेफस के साथ फिल्म पर चर्चा की थी और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले 12 ड्राफ्ट लिखे गए थे। ऑलवेज व्यावसायिक रूप से असफल रही और इसे मिली-जुली समीक्षाएं मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट मैस्लिन ने लिखा, ऑलवेज बड़े भावुक पलों से भरी है, लेकिन इसमें अंतरंगता की कमी है जो इसे बहुत मार्मिक बना सके। एक संक्षिप्त असफलता के बाद, जिसमें स्पीलबर्ग ने खुद को कलात्मक रूप से अवरुद्ध महसूस किया, वे 1991 में हुक के साथ लौटे, जो एक अधेड़ उम्र के पीटर पैन रॉबिन विलियम्स के बारे में थी, जो नेवरलैंड लौटता है और टिंकर बेल जूलिया रॉबर्ट्स और कैप्टन हुक डस्टिन हॉफमैन से मिलता है। फिल्म की शूटिंग के दौरान सितारों के बीच सेट पर अनबन हुई। स्पीलबर्ग ने 60 मिनट्स को बताया कि वो रॉबर्ट्स के साथ फिर कभी काम नहीं करेंगे। 5 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित स्टूडियो ने फिल्म का आनंद लिया, लेकिन अधिकांश आलोचकों ने नहीं। थॉमसन ने इसे भावुक कहा। द वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते हुए डेसन होवे ने फिल्म को बहुत अधिक औद्योगिक रूप से संगठित बताया और इसे नीरस माना। बॉक्स ऑफिस पर इसने $70 मिलियन के बजट से दुनिया भर में $300 मिलियन से अधिक की कमाई की।
1993-1998 नाटकीय रचनाओं की ओर संक्रमण। स्पीलबर्ग को 1993 में 50वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इतालवी फिल्म निर्माता गिलो पोंटेकोर्वो द्वारा गोल्डन लायन पुरस्कार प्रदान किया गया। 1993 में स्पीलबर्ग ने माइकल क्रिचटन की बेस्टसेलर किताब पर आधारित फिल्म जुरासिक पार्क के साथ एडवेंचर शैली में वापसी की, जिसकी पटकथा क्रिचटन और डेविड कोएप ने लिखी थी। जुरासिक पार्क की कहानी कोस्टा रिका के पास एक काल्पनिक द्वीप पर आधारित है, जहां एक व्यवसायी रिचर्ड एटनबरो ने विलुप्त हो चुके डायनासोरों का एक वन्यजीव पार्क बनाने के लिए आनुवंशिकी विदों की एक टीम को काम पर रखा है। अपनी सामान्य योजना प्रक्रिया से हटकर स्पीलबर्ग और डिजाइनरों ने उपन्यास के कुछ दृश्यों का स्टोरी बोर्ड पहले ही बना लिया था। फिल्म में इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द्वारा प्रदान की गई कंप्यूटर जनित छवियों का भी उपयोग किया गया था। जुरासिक पार्क समय पर बनकर तैयार हो गई और उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसने 3 अकादमी पुरस्कार जीते। 1993 में ही स्पीलबर्ग ने ऑस्कर शिंडलर पर आधारित फिल्म शिंडलर्स लिस्ट का निर्देशन किया, जो एक व्यवसायी थे जिन्होंने होलोकॉस्ट से 1100 यहूदियों को बचाने में मदद की थी। शिंडलर्स आर्क पर आधारित इस फिल्म को बनाने के लिए स्पीलबर्ग ने 10 साल तक इंतजार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि वे इसके लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व नहीं हैं। वे अपनी विरासत को अपनाना चाहते थे और अपने बेटे मैक्स के जन्म के बाद उन्होंने कहा कि इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मेरे अंदर एक भावना जागृत हुई और मैं एक यहूदी पिता बन गया। फिल्म की शूटिंग 1 मार्च 1993 को पोलैंड में शुरू हुई, जबकि स्पीलबर्ग शाम को जुरासिक पार्क की एडिटिंग कर रहे थे। शूटिंग को सहनीय बनाने के लिए स्पीलबर्ग अपनी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले आए। उम्मीदों के विपरीत फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और स्पीलबर्ग ने अपने मुनाफे के हिस्से का उपयोग शोआ फाउंडेशन शुरू करने के लिए किया, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो होलोकॉस्ट पीड़ितों की गवाही को संग्रहित करता है। शिंडलर की लिस्ट ने 7 अकादमी पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और स्पीलबर्ग का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में पहला पुरस्कार शामिल है। इसने 7 बाफ्टा और 3 गोल्डन ग्लोब भी जीते। शिंडलर की लिस्ट AFI की अब तक की 100 सर्वश्रेष्ठ अमेरिकी फिल्मों में से एक है। एबर्ट ने लिखा, फ्लोबर्ट ने एक बार लिखा था कि उन्हें अंकल टॉम्स कैबिन नापसंद थी क्योंकि लेखक लगातार गुलामी के खिलाफ उपदेश दे रहा था। उन्होंने पूछा, क्या गुलामी के बारे में टिप्पणी करना जरूरी है? इसे चित्रित करो, बस इतना ही काफी है। और फिर उन्होंने आगे कहा, एक लेखक को अपनी किताब में ब्रह्मांड में ईश्वर की तरह होना चाहिए, जो हर जगह मौजूद हो और कहीं भी दिखाई ना दे। ये बात इस फिल्म के निर्देशक स्पीलबर्ग पर लागू होती है। वो होलोकॉस्ट की बुराई को चित्रित करते हैं और एक अविश्वसनीय कहानी सुनाते हैं कि कैसे इसके कुछ लक्षित पीड़ितों को उससे छीन लिया गया। वो ऐसा अपने पेशे की चालों, निर्देशन और नाटकीय युक्तियों के बिना करते हैं, जो आमतौर पर भावुकतापूर्ण प्रभाव पैदा करती हैं। स्पीलबर्ग इस फिल्म में दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका संयम और जुनून हर शॉट में मौजूद है। फिल्म निर्माता क्लाउड लैंज़मैन ने होलोकॉस्ट के कमजोर चित्रण के लिए फिल्म की आलोचना की। हंगेरियन लेखक और यातना शिविर से बचे इम्रे कैरटेज ने भी फिल्म को नापसंद किया और कहा, मैं हॉलोकॉस्ट के किसी भी चित्रण को भद्दा मानता हूं जो हमारे अपने विकृत जीवन शैली और हॉलोकॉस्ट की संभावना के बीच जैविक संबंध को समझने में असमर्थ या अनिच्छुक है। थॉमसन इसे अब तक देखी गई सबसे मार्मिक फिल्म कहते हैं। 1994 में स्पीलबर्ग ने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए निर्देशन से विराम लिया और जेफरी कैट्ज़ेनबर्ग और डेविड गेफिन के साथ अपना नया फिल्म स्टूडियो ड्रीम वर्क्स स्थापित किया। अपने इस अंतराल के बाद उन्होंने जुरासिक पार्क के सीक्वल द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क 1997 के साथ निर्देशन में वापसी की। माइकल क्रिचटन के उपन्यास द लॉस्ट वर्ल्ड का एक ढीला रूपांतरण, ये कहानी गणितज्ञ इयान मैल्कम, जेफ गोल्डब्लम और उनके शोधकर्ताओं के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक द्वीप पर स्थित जुरासिक पार्क में डायनासोर का अध्ययन करते हैं और एक अलग उद्देश्य वाली दूसरी टीम से उनका सामना होता है। स्पीलबर्ग चाहते थे कि पर्दे पर दिखने वाले जीव पहली फिल्म की तुलना में अधिक यथार्थवादी हों। उन्होंने 3D स्टोरी बोर्ड, कंप्यूटर इमेजरी और रोबोटिक कठपुतलियों का इस्तेमाल किया। $73 मिलियन के बजट के साथ द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क मई 1997 में रिलीज हुई और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी।
ओबरमैन के आलोचक ने राय दी कि द लॉस्ट वर्ल्ड पहली फिल्म की तुलना में बेहतर ढंग से बनाई गई लेकिन कम मनोरंजक थी, जबकि द गार्जियन ने लिखा, ऐसा लगता है जैसे निर्देशक ऑटो पायलट पर है, विशेष प्रभाव किसी भी तर्क की गुंजाइश नहीं छोड़ते। 11 अगस्त 1999 को पेंटागन में स्पीलबर्ग ने रक्षा विभाग द्वारा विशिष्ट सार्वजनिक सेवा के लिए दिए गए पदक को प्राप्त करने के बाद भाषण दिया। एमिस्टेड 1997 ड्रीमवर्क्स के तहत रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म 1849 में दास जहाज ला एमिस्टेड पर घटी घटनाओं की सच्ची कहानी पर आधारित थी। निर्माता डेबी एलन, जिन्होंने 1978 में एमिस्टेड अ पुस्तक पढ़ी थी, ने सोचा कि स्पीलबर्ग निर्देशन के लिए एकदम सही रहेंगे। स्पीलबर्ग इस परियोजना को लेने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें डर था कि इसकी तुलना शिंडलर की सूची से की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कभी अपने करियर की योजना नहीं बनाई। अंत में मैं वही करता हूं जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। मॉर्गन फ्रीमैन, एंथनी हॉपकिंस, जिमन हॉन्सो और मैथ्यू मैकोनागी अभिनीत स्पीलबर्ग ने कठिन ऐतिहासिक दृश्यों को फिर से जीवंत करने के लिए एलन के 10 वर्षों के शोध का उपयोग किया। फिल्म दर्शकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष करती रही और बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम प्रदर्शन किया। स्पीलबर्ग ने स्वीकार किया कि एमिस्टेड इतिहास का पाठ बहुत अधिक बन गया। स्पीलबर्ग की 1998 में रिलीज हुई फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक महाकाव्य फिल्म थी, जिसका नाम था सेविंग प्राइवेट रायन। ये फिल्म कैप्टन मिलर, टॉम हैंक्स के नेतृत्व में अमेरिकी सैनिकों के एक समूह की कहानी है, जिन्हें एक पैराट्रूपर को वापस लाने के लिए भेजा जाता है, जिसके 3 बड़े भाई नॉर्मंडी लैंडिंग के 24 घंटों के दौरान मारे गए थे। फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड में हुई थी और अमेरिकी मरीन जेल डाई को अभिनेताओं को प्रशिक्षित करने और युद्ध दृश्यों के दौरान उन्हें अपने किरदार में बनाए रखने के लिए नियुक्त किया गया था। फिल्म की शूटिंग के बीच में स्पीलबर्ग ने कलाकारों को याद दिलाया कि वे आपके दादा दादी और मेरे पिता, जिन्होंने युद्ध में लड़ाई लड़ी, को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रिलीज होने पर आलोचकों ने निर्देशन और युद्ध के यथार्थवादी चित्रण की प्रशंसा की। फिल्म ने दुनिया भर में $481 मिलियन की सफल कमाई की और स्पीलबर्ग में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए दूसरा अकादमी पुरस्कार जीता। अगस्त 1999 में स्पीलबर्ग और हैंक्स को रक्षा सचिव विलियम एस कोहेन द्वारा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया। थॉमसन लिखते हैं, रायन ने युद्ध फिल्मों को बदल दिया। युद्ध, सदमा, घाव और भय को पहले कभी इतने ग्राफिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया था, और फिर भी 1944 में कर्तव्यों और विचारों का कैसा अनुभव हुआ था, इसका एक सच्चा एहसास भी था। मुझे फ्रेमिंग डिवाइस पसंद नहीं आया। मैं उस निर्देशक की प्रशंसा करता जिसने हम पर भरोसा किया होता कि हम इसके बिना ही वहां पहुंच जाएंगे। कोई बात नहीं, रायन एक शानदार फिल्म है। एबर्ट ने लिखा, स्पीलबर्ग सिटी लाइट्स में चैपलिन के बाद से किसी भी निर्देशक से बेहतर दर्शकों को रुलाना जानते हैं, लेकिन रोना एक अपूर्ण प्रतिक्रिया है जो दर्शकों को दोषमुक्त कर देती है। ये फिल्म विचारों को मूर्त रूप देती है। तात्कालिक अनुभव फीका पड़ने के बाद निहितार्थ बने रहते हैं और बढ़ते हैं। 2001-2012 प्रौद्योगिकी के साथ प्रयोग। स्पीलबर्ग ने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2001 के साथ विज्ञान कथा में वापसी की, जो ब्रायन एल्डिस की लघु कहानी सुपर टॉयज लास्ट ऑल समर लॉन्ग 1969 का एक ढीला रूपांतरण था। स्टैनली क्यूब्रिक ने 1969 में कहानी के अधिकार खरीद लिए थे और कई वर्षों तक इसके रूपांतरण पर काम किया। उन्होंने 1984 में स्पीलबर्ग को इस परियोजना के बारे में बताया और उन्हें निर्देशन करने का सुझाव दिया, क्योंकि उनका मानना था कि कहानी स्पीलबर्ग की संवेदनशीलता के करीब थी। 1999 में क्यूब्रिक का निधन हो गया। स्पीलबर्ग ने एआई का निर्देशन करने का फैसला किया और पटकथा स्वयं लिखी। स्पीलबर्ग ने क्यूब्रिक की दृष्टि के प्रति वफादार रहने की कोशिश की और अपने मित्र के काम के कई संकेत दिए। हालांकि कुछ आलोचकों के अनुसार इसके मिश्रित परिणाम रहे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया कि ये एक डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन इसे एक तरह से मिनी सीरीज के रूप में रिलीज़ किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जहां पर आपको इसके सेक्शन 1 के साथ
4 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसी के साथ इस सीरीज का मिनी सीरीज एक तरह से है जिसका एंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक नेचुरल डॉक्यूमेंट्री है जैसे कि मैंने बताया था, और इसे एपिसोड के फॉर्म के अंदर 4 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं। तो आप इसे ऑफिशियल एक तरह से देख पाओगे इनके OTT प्लेटफॉर्म पर। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस एक तरह से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।